इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। बीज बोने से लेकर ताज़े खीरे हमारी डाइनिंग टेबल तक पहुंचने का पूरा सफर। सच मानिए ये टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि अगर सही जानकारी हो ना तो घर के एक छोटे से हिस्से में भी एकदम ताज़े और कुरकुरे खीरे बहुत ही आसानी से उगाए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सेटअप, मिट्टी और ट्रेलिस की बात होगी, फिर रुपाई और रोज की देखभाल, उसके बाद फर्टिलाइजर के तौर पर केले के छिलकों का इस्तेमाल, नीम के तेल से कीट नियंत्रण और आखिर में द परफेक्ट हार्वेस्ट यानी कटाई का सही समय। फेज 1 सेटअप, सॉइल और ट्रेलिस। चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। किसी भी बम्पर पैदावार का जो असली राज है ना, वो उसकी तैयारी में ही छिपा होता है। नींव मजबूत होगी तो रिजल्ट्स भी हमेशा लाजवाब ही मिलेंगे। 6 से 8। अब ये कोई मामूली नंबर या सुझाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त जरूरत है। खीरे के पौधों को फलने फूलने के लिए रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मिट्टी का वातावरण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब मिट्टी का पीएच लेवल 5.5 से 7.0 के बीच रहे, और हाँ, पानी की निकासी यानी ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ें हमेशा सुरक्षित रहें। अक्सर लोग खीरे की बेलों को जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलने देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वर्टिकल यानी लंबवत रूप से ट्रेलिस पर उगाना कहीं ज्यादा बेहतर है। जमीन पर फैलने से बेलें बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं और फल में कीचड़ और कीड़े लगने का डर रहता है। इसके उलट वर्टिकल तरीके से जगह की भारी बचत होती है। फल एकदम साफ सुथरे रहते हैं, उन तक धूप अच्छी पहुंचती है और हवा का फ्लो सुधरने से फफूंदी जैसी बीमारियां तो कोसों दूर रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पौधों को ऊपर कैसे चढ़ाया जाए? इसके लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। देवदार या रेडवुड जैसी लकड़ी एक बहुत ही टिकाऊ ऑप्शन है। बांस का ढांचा पर्यावरण के लिहाज से बहुत बढ़िया और इको फ्रेंडली होता है। अगर बजट कम है तो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि ये शायद एक ही सीजन चले। लेकिन अगर कोई ऐसा मजबूत ढांचा चाहिए जो लंबे समय तक टिके और भारी वजन सह सके, तो मेटल या वायर मेश वाला कैटल पैनल सबसे शानदार रहता है। फेज 2 प्लांटिंग एंड डेली केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोपाई और रोज की देखभाल कैसे की जाती है। बीजों को मिट्टी में डालने का सही समय और सही माहौल जानना बेहद जरूरी है। तापमान और समय का ये खेल वाकई बड़ा दिलचस्प है। आखिरी पाले या ठंड के मौसम के खत्म होने से लगभग 3 हफ्ते पहले बीजों को घर के अंदर एक बिना मिट्टी वाले मिक्स में शुरू किया जा सकता है। लेकिन बाहर कब लगाएं? जब बाहर की मिट्टी का तापमान 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए, सिर्फ तभी बीजों को सुरक्षित रूप से सीधे बाहर बोना चाहिए। और अगर सबसे तेज और शानदार विकास चाहिए तो 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हवा का तापमान इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ कंपेनियन प्लांटिंग या सहरोपण का कॉन्सेप्ट समझना बहुत मजेदार है। ये बिल्कुल अच्छे और बुरे पड़ोसियों जैसा है। मूली, ओरेगैनो, डिल, मटर और चुकंदर जैसे पड़ोसी खीरे को फलने फूलने में बहुत मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ खरबूजे, आलू और ज्यादातर जड़ी बूटियों को खीरे के पास लगाने से बिल्कुल बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों और पानी के लिए बेवजह कंपटीशन शुरू कर देते हैं। फेज 3 बनाना पील्स फॉर फर्टिलाइजर। अब हम पौधों के पोषण वाले चरण पर आते हैं, जहां हम एक बहुत ही पॉपुलर और प्राकृतिक तरीके पर बात करेंगे। क्या साबुत केले के छिलके वाकई मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं? इंटरनेट पर ऐसे ढेरों गार्डनिंग हैक्स वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है इस दावे की असलियत और इसके पीछे के विज्ञान को बारीकी से समझने का। सोशल मीडिया के दावों और वैज्ञानिक सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। पूरे छिलकों को सीधे मिट्टी में दबाने से वे बहुत ही धीरे धीरे सड़ते हैं। उल्टा वो मिट्टी का जरूरी नाइट्रोजन सोख लेते हैं और कीड़ों को बुलावा देते हैं। इसके बजाय छिलकों की खाद या कंपोस्ट बनाना सबसे बेहतरीन तरीका है। खाद बनने की इस 3 से 6 महीने की प्रक्रिया में पोटेशियम बिल्कुल सुरक्षित रूप से रिलीज होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जुड़ता है और मिट्टी की बनावट में गजब का सुधार होता है। 2244 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये 100 ग्राम केले के छिलके के अर्क में मौजूद पोटेशियम की मात्रा यानी मिलीग्राम्स को दर्शाता है। इससे साफ पता चलता है कि सही तरीके से प्रोसेस किए गए छिलके पोटेशियम का कितना बड़ा पावर हाउस होते हैं, और इसी पोटेशियम की वजह से बेलों में बहुत ही सुंदर फूल और मजबूत तने विकसित होते हैं।
फेज 4 नीम ऑयल पेस्ट कंट्रोल। फर्टिलाइजर के बाद अब बात करते हैं डिफेंस यानी बचाव की। बेलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाने के लिए प्राकृतिक और केमिकल फ्री तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नीम के तेल का ये अचूक मिश्रण तैयार करने की रेसिपी बहुत ही आसान है। सबसे पहले 1 लीटर साफ पानी लें, उसमें 5 मिलीलीटर फॉर्मुलेटेड नीम का तेल मिलाएं। अगर पौधे छोटे हैं तो 3 मिलीलीटर भी काफ़ी है। और हाँ, अगर तेल अनफॉर्मुलेटेड है तो उसमें लिक्विड साबुन की 1-2 बूंदें मिला लें। ये तेल को पानी में घोलने के लिए जादू की तरह काम करता है। इस मिश्रण का छिड़काव हमेशा सुबह की ठंडक में या फिर शाम के समय ही करना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी टिप, छिड़काव हमेशा पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े पत्तियों के नीचे ही छिपे होते हैं। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लें, दोपहर की तेज़ धूप में कभी भी स्प्रे ना करें। सूरज की तेज़ गर्मी और तेल का कॉम्बिनेशन पौधों की नाजुक पत्तियों को पूरी तरह झुलसा सकता है। ये ऑर्गेनिक डिफेंस सिस्टम कई आम बीमारियों और कीड़ों को रोकता है, जैसे कि पाउडरी फफूंदी, एफिड्स, ककड़ी बीटल, स्पाइडर माइट्स और सफ़ेद मक्खियाँ। जब ये सारे खतरे दूर रहेंगे तभी बेलें पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगी और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन फल उगाने में लगा पाएंगी। फेज 5 द परफेक्ट हार्वेस्ट। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और सबसे मज़ेदार चरण पर। सारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अगर टाइमलाइन को देखें तो बीज बोने के लगभग 50 से 70 दिनों के बीच फलों का उत्पादन शुरू हो जाता है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि मादा फूल के खुलने के सिर्फ 8 से 10 दिन बाद ही फल पूरी तरह से कड़क और तैयार हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि इस दौरान बेलों पर रोज़ाना नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि खीरे तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? इसके 3 बहुत ही आसान संकेत हैं। पहला, खीरे की लंबाई बीज के पैकेट पर लिखी लंबाई से मैच करनी चाहिए, जैसे गेरकिन्स के लिए 1.5 इंच या स्लाइसिंग के लिए 6 से 8 इंच। दूसरा, उसकी स्किन छूने में सख्त और गहरे हरे रंग की होनी चाहिए। और तीसरा, अगर पहला पाला या बहुत तेज ठंड करीब आ रही हो तो फलों के साइज की परवाह किए बिना सब कुछ हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग के लिए हमेशा साफ कैंची या प्रूनर्स का ही इस्तेमाल करें और इसे ठंडी सुबह के वक्त काटें ताकि फलों का कुरकुरापन बरकरार रहे। एक और बहुत ज़रूरी बात, फलों को खींचकर कभी ना तोड़ें, इससे बेलें डैमेज हो सकती हैं। हमेशा कटाई करते समय कम से कम 1 इंच का तना खीरे के साथ जुड़ा हुआ छोड़ दें। इससे फल को कटाई के बाद सड़ने से बचाया जा सकता है। कटाई की अच्छी और बुरी आदतों का असर भी जान लेते हैं। अगर हम जल्दी और नियमित रूप से कटाई करते हैं तो इससे पौधे को सिग्नल मिलता है कि उसे और फल उगाने हैं, जिससे प्रति पौधा 10 से 20 खीरे आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अगर खीरे को बेल पर बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो फल पीला पड़ जाता है, उसका स्वाद कड़वा हो जाता है और वो पौधे की सारी एनर्जी चूस लेता है, जिससे नए फलों का बनना बिल्कुल रुक जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। वर्टिकल ट्रेलिस, ऑर्गेनिक पोटेशियम और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के साथ क्या ये छोटा सा नया इकोसिस्टम किसी भी घर के आंगन को एक भरपूर खेत में नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है। सही जानकारी के साथ एक छोटे से बीज को एक शानदार उपज में बदलना सिर्फ कोई काम नहीं है, ये एक बेहद ही संतोषजनक कला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस नए